Hello students, welcome to my channel and today we will discuss on a new topic which are including in molecular biology and that is nucleic acid. Okay, न्यूक्लिक एसिड आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्लास 9 से आपको मिलता है और क्लास 12 तक आपके साथ रहता है, बस स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता चला जाता है। तो आज हम न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे उसका आंसर आप बहुत ही इजीली डिफाइन कर पाओगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? आई एम प्रीति एंड वेलकम टू बी बायोटेक। आगे देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड जैसा आपको नाम ही कोरिलेट कर रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाएगा और एसिडिक नेचर होने की वजह से हम इसको न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड को पस सेल के अंदर से आइसोलेट किया था। ओके, पस सेल क्या होता है? पस सेल इट्स अ येलोइश म्यूकस लाइक लिक्विड। नॉर्मली आपने देखा होगा जब हमें कभी कोई इंजरी हो जाती है या कभी बॉडी पे कोई घाव हो जाता है और वो हील नहीं हो पाता है तो कुछ टाइम के बाद उसमें पस जमने लगता है, पस भरने लगता है। ओके, उसी पस सेल के अंदर में फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था। ओके, बट उस समय उन्होंने उसे न्यूक्लिक एसिड ना बोल के न्यूक्लिन का नाम दिया था। ओके, फिर बाद में और साइंटिस्ट आए और उन्होंने उसी न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड बोला। After Friedrich Michel and another scientist was come and there was Altman and they coined in 1889 the term nucleic acid and that was DNA. Okay, तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड नॉर्मली दो तरह के होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड को अगर हम डिवाइड करें तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमेशा आपको न्यूक्लियस के अंदर में मिलेगा और आरएनए जो होता है वो नॉर्मली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस में क्यों पाया जाता है? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि डीएनए न्यूक्लियस में ही मिलता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि डीएनए केवल न्यूक्लियस में ही मिलता है। डीएनए आपका नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया का भी अंदर मिलता है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर में मिलता है। बट न्यूक्लियस के अंदर में हम इसलिए बोलते हैं कि जो डीएनए होता है वो हमारा क्रोमोसोम्स के अंदर में पाया जाता है। ओके, और क्रोमोसोम आपको पता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर में ही पाए जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डीएनए होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर में, प्राइमरली ये न्यूक्लियस के अंदर में ही पाया जाता है। ओके, डीएनए को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? मीन्स अगर हम डीएनए को ब्रेक करें या इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, डीएनए को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हमको दो पार्ट में ये मिल जाता है। जो पहला होता है वो आपका होता है न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, और जो दूसरा आपका होता है वो होता है आपका फॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं ये मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगी। पहले एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। अगर आपको ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन याद हो जाता है तो आपको अपने क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत ही इजीली अपने क्वेश्चंस को पॉइंट आउट कर लोगे। ओके, तो हमने डीएनए को जब हाइड्रोलाइज किया तो हमको दो चीजें मिली, एक हो गया न्यूक्लियोसाइड्स और दूसरा है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें या फिर से इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो दो पार्ट में फिर से टूटेगा। जो फर्स्ट वन होगा दैट इज नाइट्रोजन बेस, ठीक है, एंड सेकेंड वन जो होगा वो होगी आपकी शुगर। ओके, नाइट्रोजन बेस हमारे नॉर्मली डीएनए के अंदर में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो नाइट्रोजन बेस हमारे होंगे वो टू टाइप्स के होंगे, दैट इज प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरीन जो होंगे वो आपके कौन से होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। मींस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। ओके, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन।
एक बेसिक क्लासिफिकेशन है डीएनए का, और ये क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो जाता है तो आपको अपने क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम इसको वन बाय वन समझते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे हमने इसको क्लासिफाई किया और इसके आगे का स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ओके, देखिए डीएनए जो होगा, हमने पढ़ा कि जो डीएनए होता है वो नॉर्मली हमारा न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। डीएनए को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमको दो चीजें मिलती है। जो पहला है वो है आपका न्यूक्लियोसाइड्स, और जो दूसरा होता है वो है आपका फॉस्फेट। नॉर्मली हम डीएनए को बोलते हैं इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको डीएनए का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में कोएक्टली अटैच्ड है। ओके, जब भी डीएनए का नाम होता है तो हमारे आंखों के सामने एक जिग-जैग फॉर्मेशन इस तरह से आता है कि यही वो फॉर्मेशन है कि डीएनए जो होता है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए के अंदर में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है, रेप्लिकेशन की पावर होती है। ओके, सो इसीलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। जब कोई चीज दो से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे पॉली वर्ड लगा देते हैं। ओके, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है कि बहुत सारी अपने जैसे वो स्ट्रैंड्स को कॉपी कर सकता है, इसीलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। ओके, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा है कि जब हम डीएनए को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमको न्यूक्लियोसाइड्स मिलता है। अभी मैंने बोला कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो ये न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, वो भी उसी से निकल के आया है। कैसे आया है, अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स को देखें तो न्यूक्लियोसाइड्स हमारे दो होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर। ओके, मतलब कि न्यूक्लियोसाइड जो होगा नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर है। और अगर हमको न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। अगर हम देखें कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स है, तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो हमारा नाइट्रोजन बेस और शुगर से मिलकर बना है। मीन्स अगर हम नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट को मिला दें तो ये तीनों चीजें मिलकर हमारी न्यूक्लियोटाइड को परफॉर्म कर देंगी। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। और अगर ये नाइट्रोजन बेसिस और शुगर आपस में मिक्स कर दें देन इट इज न्यूक्लियोसाइड्स। मीन्स न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। ओके, और वही होता है डीएनए, इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजन बेसिस और शुगर का एक मिक्सचर होता है। आप देखते हैं कि नाइट्रोजन बेसिस डीएनए के अंदर में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आपसे बहुत पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो 11th और 12th के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है इसका सीक्वेंस, बट जो 9th-10th के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि वो इसको सीक्वेंस में कैसे याद करें। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपको इसका सीक्वेंस बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और आप इसे भूलोगे नहीं। ओके, तो देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक मैंने इसको बहुत ही बेसिकली ट्रिक निकाली है। मैंने बोला कि नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे दो होते हैं। आपका एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। सॉरी, ये पिरिमिडीन, इससे आप अटैच करिए। नाइट्रोजन बेसिस दो तरह से डिवाइड होते हैं, दैट इज प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन जो होते हैं वो दो होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडीन जो होते हैं वो भी दो होते हैं, थायमिन एंड साइटोसिन। नॉर्मली अगर हम इस स्ट्राइप में देखें तो जो एक स्ट्रैंड होती है दैट इज प्यूरीन और जो सेकेंड स्ट्रैंड होती है दैट इज पिरिमिडीन। मीन्स अगर हम इस स्ट्रैंड को प्यूरीन बोलते हैं तो ये हो जाएगी आपकी पिरिमिडीन। ठीक है, दिस इज प्यूरीन एंड दिस इज पिरिमिडीन। और यही प्यूरीन और पिरिमिडीन को आपस में कौन जोड़ते हैं, नाइट्रोजन बेसिस। जो आपके मैंने ये रेड रेड कलर से स्ट्रक्चर बनाया है यही आपका है एडेनिन गुआनिन। एडेनिन गुआनिन मीन्स जो आपका प्यूरीन है वो हमेशा एडेनिन गुआनिन के फॉर्मेशन में अटैच रहेगा, और जो आपका पिरिमिडीन है वो आपका थायमिन साइटोसिन इस सीक्वेंस में ये अटैच रहता है। तो दीज आर दी नाइट्रोजन बेसिस। ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से आपके बीच में इस तरह से ये फिक्स रहते हैं।
तो नाइट्रोजन बेसिस से ही ये जो हमारे दोनों स्ट्रैंड्स हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन के, ये आपस में ज्वाइन रहते हैं और इसीलिए डीएनए को हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन को कैसे याद करेंगे। मैंने एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बनाई है और बहुत ही मजेदार भी है। अगर आपको इस ट्रिक को याद करना है तो आप सबसे पहले अपनी मम्मी का फेस याद करिए, अपनी मदर का चेहरा याद करिए। कैसा चेहरा याद करिए? एक खुशी वाला और एक गुस्से वाला। ओके, जब मम्मी बहुत ज्यादा खुश होती है तो पापा से कहेगी ए जी मेरे लिए ये चीज ले आना। ओके, लेकिन जब मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में होगी तो पापा से कहेगी ए जी मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दो, मुझे अपने पापा के घर वापस जाना है। ओके, तो जो प्यार वाला जो चेहरा था मम्मी का, उसने एजी बोला, मीन्स एडेनिन एंड ग्वानिन। एजी का मतलब हुआ एडेनिन एंड ग्वानिन। जब मम्मी खुश है तो उसने एजी बोला, और जब मम्मी गुस्से में है तो उसने अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा, मीन्स थायमीन और साइटोसिन। तो आपको याद कैसे रखना है? एजी मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मुझे दे दो। ओके, तो ये एक मैंने सिंपल ट्रिक बनाई है यहाँ पे, एजी मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं जो आपको याद रहे। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती है, ये पागलपंथी वाली जो ट्रिक्स होती है, ये आप कभी नहीं भूलोगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो अगर आपको किसी चीज को याद करने में प्रॉब्लम होती है या अगर आपके लिए कोई चीज कंफ्यूजिंग होती है तो आप अपने सराउंडिंग से को रिलेट करके कुछ ऐसे ट्रिक्स निकाल सकते हो जो आपको याद रहे। और ट्रिक्स वही निकालिए जो आप हमेशा देखते हो, क्योंकि जो चीजें आप हमेशा देखते हो वो हमेशा आपके दिमाग में रहती हैं। ओके, तो मैंने एक सिंपल सी ट्रिक निकाली थी, ए जी मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दो। आप कोई और ट्रिक निकाल सकते हैं और इस सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन से कैसे जुड़े रहते हैं। मैंने बोला कि एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो आपके प्यूरीन स्ट्रैंड पर इस तरह सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं और बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बेस पे ये नाइट्रोजन बेसेस जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से। तो मीन्स एडेनिन और थायमीन के बीच में जो हमेशा बॉन्ड बनेगा वो हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा आपका वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसको याद रखिएगा। अगर आपको ये सीक्वेंस याद होगी, अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया एजी मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो आपको जो फर्स्ट पे आप सेकंड बॉन्ड लगाइएगा और जो सेकंड बॉन्ड है उस पे आप 3 बॉन्ड लगा दीजिएगा। ठीक है, तो जो आपका एडेनिन और थायमीन है वो आपका डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और ग्वानिन एंड साइटोसिन आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके नाइट्रोजन बेसिस। अब आते हैं शुगर पे। ओके, शुगर क्या होता है? डीएनए के अंदर में जो शुगर पाई जाती है वो 5 कार्बन कंपाउंड की पाई जाती है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम शुगर की बात करते हैं तो हम ग्लूकोज के बारे में बोलते हैं। ग्लूकोज हमारा क्या होता है? C6H12O6, यही होता है ना। लेकिन हमने बोला कि डीएनए के अंदर में 5 कार्बन शुगर पाई जाती है, मीन्स पेंटोज शुगर पाई जाती है। इसके अंदर में कौन सी शुगर पाई जाएगी? पेंटोज शुगर। ठीक है, डीएनए के अंदर में जो हमारी शुगर पाई जाती है वो होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का अगर हम एक केमिकल स्ट्रक्चर बनाएं तो बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा होगा। अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये और ये, मीन्स 5 कार्बन कंपाउंड, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे आप OH छोड़ दीजिए और यहाँ पे एक और जोड़ दीजिए 5, यानी कि CH2OH। तो एक तो आपका ये हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड है। इसमें आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब आपको मालूम है कि जो कार्बन होगा हमेशा हाइड्रोजन से अटैच होता है, तो हमने कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दिया और यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ दिया है OH। ठीक है, इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, दैट इज पेंटोज शुगर। ठीक है, तो शुगर जो पाई जाती है वो आपकी पेंटोज शुगर पाई जाती है किसके अंदर में? डीएनए के अंदर में। तो ये आपको याद रखना है। प्यूरीन और पिरिमिडीन्स का अगर आपको केमिकल स्ट्रक्चर देखना है तो वो भी बहुत इजीली आप उसको एक केमिकल, उसका सिग्निफिकेंस या केमिकल स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन दे सकते हैं। वो कैसे बनता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जो पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन नॉर्मली आप साइक्लोहेक्सेन से उसको डिफाइन कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर मींस बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग तो आपने पढ़ी होगी। बेंजीन रिंग नॉर्मली
नॉर्मली क्या होती है, 6 कार्बन कंपाउंड की होती है। तो बेंजीन रिंग अगर मैं बनाती हूँ, ये देखिए, अगर मैं इसमें बेंजीन रिंग बनाती हूँ ये, ठीक है, दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन, इसी तरह हम बनाते हैं ना, ठीक है। तो जो कार्बन होंगे वो आपके कहाँ कहाँ जुड़े होंगे, 1 2 3, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन जो हम पिरिमिडीन्स बनाते हैं दैट इज पिरिमिडीन, ओके। हम जो पिरिमिडीन बना रहे हैं इसमें जो नाइट्रोजन बेस होता है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे आपका जुड़ा होगा, ठीक है ना। ये एक सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पे हमने एक नाइट्रोजन को हमने फर्स्ट नंबर पे जोड़ा और दूसरे नाइट्रोजन को हमने सेकेंड नंबर पे जोड़ा, बाकी सब पे आपका कार्बन जो होगा वो अटैच होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये है आपका पिरिमिडीन्स का। प्यूरीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम इसी के साथ कोरिलेट आप करके बना सकते हैं। एक साइकिल इसमें आप और जोड़ दीजिए और यहाँ पे आपके नाइट्रोजन बॉन्ड्स आ जाएंगे और यहाँ पर आपका सिंगल कार्बन बॉन्ड जुड़ जाएगा। ये हो गया आपका पूरा प्यूरीन का स्ट्रक्चर। तो द होल प्रोसेस इज प्यूरीन, ओके। और ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है आपका, ये है आपका पिरिमिडीन, ठीक है। पिरिमिडीन का जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें एक और साइक्लिक जुड़ जाता है, साइक्लिक बॉन्ड, जिसको हम लोग प्यूरीन का स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको हम लोग इमेडाजोल रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और जो पहली रिंग है वो आपकी पिरिमिडीन्स की रिंग है। तो पिरिमिडीन्स प्लस इमेडाजोल को जब हम जोड़ देते हैं तो वो प्यूरीन का फॉर्मेशन लेता है। और जो पिरिमिडीन है वो एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आप बना के बस नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे आपको वो रिलेट करना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जो पिरिमिडीन में नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो आपके फर्स्ट पे, आप यहाँ पर इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, फर्स्ट नंबर पे एंड थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन बेसेस जो होंगे वो इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। और प्यूरीन्स में फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड 9 आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3, तो 3 नंबर पे आया, 4 5 4 5 6 7, तो 7 और 9 नंबर पे। मतलब कि अगर हम पिरिमिडीन्स में देखें तो फर्स्ट पे, थर्ड पे, सेवेंथ पे और 9 पे नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं जुड़े रहते हैं। तो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, प्यूरीन्स में फर्स्ट, थर्ड, 7 एंड 9 पर आपके नाइट्रोजन बेसेस जो होंगे वो जुड़े होंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया आपका प्यूरीन का स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर। ये आपका एक केमिकल कॉम्पोजिशन मैंने बना दिया है। अगर एग्जाम में आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है एग्जाम पे, ठीक है। तो ये था आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं उसको आप समझिए, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर में हमारा डीएनए पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर में क्यों पाया जाता है? क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर मिलता है और क्रोमोसोम हमेशा न्यूक्लियस के अंदर में मिलता है। तो इसीलिए डीएनए जो होगा आपका न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाएगा। डीएनए को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, मीन्स अगर हम उसे तोड़ते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका हो गया न्यूक्लियोसाइड्स और दूसरा हो गया फॉस्फेट, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स को अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइज करें तो फिर से हमको 2 चीजें मिलती हैं, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर। नाइट्रोजन बेसिस 2 तरह के होते हैं डीएनए के अंदर में, दैट इज प्यूरीन एंड पिरिमिडीन्स, ओके। प्यूरीन जो होता है एडेनिन एंड ग्वानिन और पिरिमिडीन जो होता है थायमिन और साइटोसिन। ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड्स में दिखाया है कि एक प्यूरीन का स्ट्रैंड है, एक पिरिमिडीन का स्ट्रैंड है, बीच में जो आपके स्ट्रक्चर जुड़े हैं ये आपके नाइट्रोजन बेसिस हैं। और ये जो आपके नाइट्रोजन बेसिस हैं एडेनिन ग्वानिन और थायमिन साइटोसिन एक सीक्वेंस में लगे रहते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगर शुगर के बारे में पूछे कि डीएनए के अंदर में शुगर कैसी पाई जाती है, तो डीएनए के अंदर में पेंटोज शुगर पाई जाती है। मैंने आपको नॉर्मल बोला था कि ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है,
दिस इज ग्लूकोज। लेकिन इसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है। तो अगर पेंटोज शुगर के बारे में बोले तो हमने कितने कार्बन कंपाउंड बनाया, 5 कार्बन कंपाउंड, यानी कि सी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, सी का जस्ट डबल होता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा हमारा 10 और O हो जाएगा हमारा फिर से 5। ठीक है, तो C5H10O5, C5H10 और O5 आप इस स्ट्रक्चर में काउंट कर लीजिएगा, आपको ये कॉम्बिनेशन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर पाई जाती है डीएनए के अंदर में। अब जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फॉस्फेट। हम फॉस्फेट को कैसे याद रखेंगे, आप कहोगे कि मैम ये फॉस्फेट हम कैसे याद रखें, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आप कैसे याद रखेंगे, देखिए हमने बोला कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड्स हमने बोल दिया कि डीएनए जो होता है लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर में रेप्लिकेशन करने की पावर होती है, वो बहुत सारे स्ट्रैंड्स बना सकता है, इसलिए हम उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड जो हो गया आपका, वो कंडीशन होता है कि न्यूक्लियोटाइड का, मैंने यहाँ पे आपका सिंपल एक डेफिनेशन भी लिख रखी है, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। हमको नाइट्रोजन बेसिस और शुगर तो याद हो गया, बट ये फॉस्फेट याद कैसे करें, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। आप कैसे याद करेंगे फॉस्फेट, हम कह रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड, एसिड है, एसिड हमेशा वाइब्रस होता है। ओके, तो हम फॉस्फेट, हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डीएनए के अंदर में एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तो वहां आप कहोगे डीएनए के अंदर में जो एलिमेंट पाया जाता है वो है आपका फॉस्फोरस या फॉस्फेट। फॉस्फोरस कैसे याद रखेंगे भाई, जब डीएनए आपका इतना वाइब्रस है, एसिड है वो एक, तो उसके अंदर जो चीजें पाई जाएंगी वो भी तो बड़ी वाइब्रस होंगी। तो ये क्या हो गया फॉस्फेट। फॉस्फेट को याद रखने का सिंपल तरीका, हम रोज सुबह उठते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, माचिस जलाते हैं, तो जो हमारी मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक के जो ऊपर का पोर्शन होता है, ब्लैक पोर्शन होता है, वो नॉर्मली फॉस्फोरस होता है, और वो एक बर्निंग एसेंस है। ठीक है, जब हम उसको जलाते हैं तो वो जल जाता है। तो हम उस कंडीशन से याद कर सकते हैं कि इसके अंदर में जो एलिमेंट पाया जाएगा वो फॉस्फोरस होगा, क्योंकि वो बर्निंग एसेंस होता है, और एसिड भी है तो एसिड भी एक बर्निंग एसेंस होता है। तो इस तरह से आप याद रखते हैं कि जो डीएनए के अंदर में जो एलिमेंट पाया जाएगा वो है आपका फॉस्फेट। इसको हम फॉस्फेरिक एसिड भी बोलते हैं, मींस H3PO4 भी आप बोल सकते हैं। यही फॉस्फेट आगे जाके ज्वाइन हो जाता है आपका और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाता है। डीएनए के आगे का जो फॉर्मेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जब डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं आपको इसको और अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो अभी आप बेसिक चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि 9th-10th के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा हाइप हो जाएगा अगर मैं इसको डिटेल में ले जाऊंगी। इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैं जरूर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, या आने वाली वीडियोज में जो डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर, जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है, उसको मैं लेके आने वाली हूँ और उसको बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे। उसमें आपको ये फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन कि किस तरह से ये फॉस्फोरस इस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन के साथ जुड़ के एक कॉम्बिनेशन बनाता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, इतना तो डीएनए का बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक नॉलेज और कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अपने नोट्स को कैरी करने में इजी हो जाएगा। बाकी मैं इस चैप्टर की जो भी, इस टॉपिक की जो समरी होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं। ओके, और जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई करूंगी। ओके, तो ये था डीएनए। नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, वीडियोस को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे सब्सक्राइब भी करिए। ओके, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए। जय